Hi friends, welcome back to the channel Learn NCERT with Madhvi. If you are new here, I am Madhvi. I am making educational videos on NCERT syllabus. Today I am going to discuss NCERT class 7 science lesson number 8 wind, storms and cyclones. In this lesson, we are going to discuss the points air exerts pressures, high speed winds accompanied by reduced air pressure, air expands on heating. Wind currents are generated due to uneven heating on the earth, uneven heating between the equator and the poles, uneven heating of land and water, thunderstorms and cyclone, destruction caused by cyclones, effective safety measures, and advanced technology has helped, and so many activities also we are discussing here. So without any further delay, let's get started. Orissa was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18 October 1999. ओडिशा को 1999 में 18 अक्टूबर के दिन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में एक साइक्लोन ने विथ विंड स्पीड मतलब उसके साथ में हवा की स्पीड जो थी वो 200 किलोमीटर पर आवर थी। उस साइक्लोन ने उसको हिट किया था। The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. उस साइक्लोन की वजह से क्या हुआ था तो 45,000 घर जो थे वो बर्बाद हो गए थे और 7 लाख लोग जो थे वो बेघर हो गए थे। On 29 October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour hit Orissa again. और उसी महीने की 29 तारीख को फिर से उसी साल में फिर से एक सेकंड साइक्लोन उनको हिट किया। वो उसकी विंड स्पीड जो थी वो 260 किलोमीटर पर आवर थी। इट वॉज अकम्पाइंड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। उसमें 9 मीटर हाइट की वाटर वेव्स उसको थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स और हज़ारों में से लोगों की जानें चली गई थी वहाँ पे। प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉयड और प्रॉपर्टी का देखा जाए तो करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए थे। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। साइक्लोन जो था उसने किस किस चीज़ों को अफेक्ट किया था, जैसे कि खेती बाड़ी को, ट्रांसपोर्टेशन को, कम्युनिकेशंस को, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को, सबको इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हो गई थी वहाँ पे लाइन सब, तो सबको उन्होंने बर्बाद कर दिया था। यहाँ पे इमेज दिखाई गई है, इमेज टेकन बाय सैटेलाइट ऑफ साइक्लोन अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो जो ओडिशा का जो समुद्र किनारा है वहाँ पे ये साइक्लोन की सैटेलाइट में इमेज दिखाई गई है। और ये कहाँ से इमेज मिली है हमें, तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली से मिली गई है। देन आगे बढ़ते हैं। बट व्हाट आर साइक्लोन्स, तो ये साइक्लोन्स क्या है, हाउ आर दे फॉर्म्ड, वो कैसे बनते हैं, वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, और वो इतने डेंजरस क्यों है। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो आइए हम इस लेसन में पढ़ते हैं कि इन सब के आंसर्स देखते हैं। ये जो हमें सवाल आ रहे हैं कि साइक्लोन क्या है और वो इतना डेंजरस क्यों है, तो इन सब के जवाब हम ढूंढते हैं। वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर। हमने कुछ एक्टिविटीज हवा के साथ में की हुई है। दिस एक्टिविटीज विल क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग अ साइक्लोन। तो वो जो एक्टिविटीज़ वो क्लैरिफाई करती है मतलब क्लियर करती है जो विशेषता है साइक्लोन की, साइक्लोन के बारे में जो विशेषता है वो सारे वो क्लियर करती है। बिफोर वी बिगिन रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। तो पहले हम स्टार्ट करने के पहले देख लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि मूविंग एयर जो रहता है वो क्या रहती है, विंड कहलाती है। मूविंग एयर को बोला जाता है विंड, जो बहती हवा रहती है ना उसे विंड कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, 8.1 एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एक्टिविटी 8.1 इसके लिए हमें यहाँ पे एक्टिव दी गई है। एक्टिविटी 8.1, whenever an activity involves hitting, very careful. It is advised that such activities are performed in the presence of an elderly person from your family. तो जब भी हम कोई हिटिंग की एक्टिविटी करते हैं तो हमेशा से बोलते हैं कि ध्यान से करना चाहिए और एडवाइस देते हैं कि किसी भी बड़े इंसान के प्रेजेंस में ही वो करना है, उनकी निगरानी में ही वो आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। और कैरी आउट दिस एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, या फिर अपने टीचर के सामने ये सारी एक्टिविटीज़ हमें करनी है। यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। इन सारी एक्टिविटीज़ में आपको बॉइलिंग वाटर की ज़रूरत है। टेक अ टीन कैन विथ अ लीड। एक डब्बा ले लीजिए, उसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए। फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विथ वाटर। तो उसको आधा मतलब approximately आधा भरे इतना पानी उसमें भर देना है। हिट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉयल्स। तो
उसको जो है ना मतलब आग जलानी है, कैंडल फ्लेम जलानी है उसके नीचे, और वाटर को बॉईल होने के लिए रख देना है। लेट द वाटर बॉईल फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो पानी को बॉईल होने देना है कुछ मिनटों के लिए। ब्लो आउट द कैंडल, और कैंडल को जलानी है, जलाते हुए आपको रखना है उसको। इमिडिएटली पुट द लीड टाइटली ऑन द कैन, और बॉईल जब हो जाए तभी उसमें क्या करना है, एकदम से टाइट कर देना है ढक्कन को। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन, जब गर्म रहेगा वो तो आपको बहुत ही केयरफुली उसको हैंडल करना है। पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटेलिक वेसल और अ बेस वेसिन, तो एक मेटालिक वेसल ले लीजिए शैलो सा, और या फिर वॉश बेसिन में ले लीजिए और उसको उसमें डालिए। पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, और फिर क्या किए कि फ्रेश वाटर उस कैन के ऊपर डालिए। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन, तो कैन की शेप के साथ में क्या होगा। यहाँ पे फिगर दिखाई गई है कि फिगर 8.2 में कैन विथ वाटर, हॉट वाटर बीइंग कूल्ड, तो यहाँ पे बॉइलिंग होने तक में कैन को फ्लेम के ऊपर रखा गया है, मतलब फ्लेम जलती रहनी चाहिए और बॉइलिंग वाटर रखना चाहिए। और यहाँ पे दिखाया गया है कि ढक्कन ढका हुआ है, और फिर बाद में उसी को ठंडे पानी में डालना है और देखना है, तो वो क्या दिख रहा है कि वो सिकुड़ सा गया है। कैन यू गेस व्हाई द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्टॉर्टेड, तो वो सिकुड़ सा गया है, तो आप बता सकते हो कि ऐसा शेप क्यों हो गया है उसका। इफ़ यू कैनॉट गेट अ टीन कैन, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल, अगर आपके पास टीन कैन नहीं है तो प्लास्टिक बॉटल ले लीजिए। फिल इट विथ हॉट वाटर, उसको गर्म पानी से भर दीजिए। एम्प्टी द बॉटल एंड इमिडिएटली कैप इट टाइटली, और उसको एकदम से खाली कर दीजिए और फिर कैप जो है वो टाइटली बंद कर दीजिए उसका। प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर, और उस बॉटल को रनिंग वाटर के अंदर डाल दीजिए। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, तो आपके कुछ एक्सपीरियंसेस है वो याद कीजिए। व्हेन यू फ्लाई अ काइट, डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, जब भी आप पतंग उड़ाते हैं तो आपके पीछे से अगर हवा आती है तो पतंग उड़ाने में कोई हेल्प करती है क्या। इफ़ यू आर इन अ बोट, इज इट इजियर टू रो इट इफ देयर इज विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू, अगर आप बोट चला रहे हो, अगर आप में बोट में हो, तो ये अगर इजी रहेगा क्या अगर आपके पीछे से हवा आती है जब बोट चलाते वक्त। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, तो कभी आप मतलब सामने से अगर हवा आ रही है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप बस चला रहे हो, तो उसमें आपको डिफिकल्टी होती है क्या साइकिल चलाने में। यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाईसाइकिल ट्यूब टू कीप इट टाइट, तो आपको पता है कि हमको बाईसाइकिल के जो ट्यूब में रहते हैं, साइकिल की जो ट्यूब रहते हैं ना उसके अंदर हम हवा भरते हैं। क्यों भरते हैं, क्योंकि वो ट्यूब जो रहे वो टाइट रहे और हमें इजी हो, थोड़ा सा मतलब हल्की लगे साइकिल उसको खींचने में जब भी हम चलाते हैं तब। Also, you know that a bicycle tube overfilled with air may burst. और आपको ये भी पता होगा कि ट्यूब के अंदर हम जब भी ज़्यादा हवा भरते हैं ना, तो तब क्या होता है कि फूटने का डर रहता है हमें। तो इसलिए हम उसमें मतलब देख के ही हवा भरते हैं कि इतना वो उसकी कैपेसिटी है क्या उतनी हवा लेने की, तो उस हिसाब से हम उसमें हवा भरते हैं। व्हाट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, जो हवा रहती है वो ट्यूब के अंदर क्या काम करती है फिर यूँ। तो डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब कीप्स इट इन अ शेप, तो आपके फ्रेंड के साथ में बात कीजिए और देखिए कि बाइसिकल की जो ट्यूब रहती है वो मतलब क्या हेल्प करता है, हवा कैसे हेल्प करती है उसमें उसके शेप में रहने के लिए। तो ऑल दिस एक्सपीरियंसेस शो दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं ना तो उससे पता चल रहा है हमें कि हवा के अंदर जो है वो एक प्रेशर सा बना हुआ है। It is due to this pressure that the leaves of trees, banner or flags flutter when the wind is blowing. तो इसलिए प्रेशर की वजह से हम देखते हैं ना कि हवा में पत्तियां उड़ती रहती है, बैनर्स उड़ते रहते हैं, जो झंडे लगाए गए रहते हैं वो उड़ते हैं हवा में, है ना, जैसे कि ब्लोइंग हवा रहती है तो वो ब्लो करते रहते हैं। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच शो दैट द एयर हैज़ प्रेशर, ऐसे ही आप लिस्ट बना सकते हो पूरी की, कितनी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि एयर के वो साबित कर सके कि एयर के अंदर प्रेशर रहता है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई कैन और द बॉटल गेट्स डिस्टॉर्टेड, और हम अब एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कि जो बॉटल की थी वो ऐसे टूट सी क्यों गई, क्या हुआ था उसके साथ में। एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर, जो हमने पिछली बार जो अभी की थी ना, हमने पिछली एक्टिविटी की थी उसमें हमने एक किया था कि गर्म किया था पैन, उसमें पानी बॉईल करने के लिए रखा था, तो कैन को फिर हमने एकदम से ढक्कन लगा दिया और उसके ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया था। तो उसी एक्सपीरियंस में क्या हुआ था ना, एक्सपेरिमेंट में, कि जो कैन थी वो ऐसे डिस्टॉर्टेड हो गई थी ना, तो वो क्यों हुआ था। तो वो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही हमने उसके ऊपर पानी डाला है तो कुछ तो स्टीम उसके ऊपर से थोड़ी बहुत स्टीम जो है ना
पानी से जो बनी हुई थी, तो वो condensed into water. Some steam in the can condenses into water, reducing the amount of air inside. The pressure of air inside can decreases than the pressure exerted by the air from outside the can. As a result, the can gets compressed. तो जो उसकी कैन के अंदर का जो प्रेशर बना हुआ था, उसके अंदर पानी की वजह से जो स्टीम पैदा हुई थी, तो उससे क्या बना था कि प्रेशर बन रहा था उस वजह से। जो प्रेशर जो था ना, तो उसका क्या हुआ था कि जैसे ही हमने बाहर से पानी डाला था, तो अंदर जो पानी की हवा का जो प्रेशर था, उससे ज़्यादा जो बाहर से पानी एकदम से आया उसका प्रेशर ज़्यादा था। उस वजह से जो क्या हुआ, उसका रिजल्ट जैसे हमने थ्रो किया प्रेशर से, तो वो एकदम से कॉम्प्रेस हो गया। दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो ये एक्टिविटी फिर से हमें दिखाती है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। Here we are going to discuss the next point. Point number 8.2, high speed winds are accompanied by reduced air pressure. Activity 8.2 is given for this. An activity figure is showing there 8.3 blowing into the bottle. तो when we are blow into the water, जब हम बॉटल के ऊपर से ऐसे फूंक मारते हैं तो क्या होता है? Crumble a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. तो जब भी हम मतलब एक छोटा सा एक बॉटल लेना, बॉटल के अंदर छोटा सा पेपर का पीस ऐसे क्रम्बल करके डाल दीजिए, ऐसे बॉल, छोटी सी बॉल बना दीजिए और वो खाली हुई बॉटल में डाल दीजिए। उसका जो मुंह है उससे भी छोटी सी डालना चाहिए। होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। और आपकी जो बॉटल है ना, उसको पकड़िए और उसके अंदर उसके पास में अपना मुंह लेके जाइए। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। फिर वो उसमें से ना फूंक मारिए कि वो जो पेपर क्रम्बल किया हुआ बॉल था, वो अंदर फोर्सफुली जा सके। ट्राई द एक्टिविटी विद बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो ये जो एक्टिविटी है कि हमने एक बॉटल लिए, उसके अंदर पेपर रखा है और पेपर क्रम्बल करके रखा है, फिर बॉटल के मुंह पे ऐसे जाके उसे फूंक मारना है। तो ऐसे ये जो बॉटल हमने ली, पहले छोटी लीजिए फिर बड़ी लीजिए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की ना आप बॉटल ले लीजिए और फूंक मारिए उसके अंदर। Challenges your friends if they can force the paper ball in by blowing into the bottle. तो आपके फ्रेंड को चैलेंज कीजिए कि आप फोर्सफुली वो कर पाते हैं क्या। ऐसे अलग अलग चैलेंज दीजिए कि भाई कौन सा फ्रेंड कर सकेगा ये पेपर बॉल इसमें अंदर डालना है, इस बॉटल के अंदर। Paheli and Bujo are thinking about the following question. Why is it difficult to force the paper ball into the bottle? तो पहेली और भूजो बोलते हैं कि क्यों पेपर को इतना फोर्स क्यों लगा उस बॉल को अंदर जाने के लिए, बोतल के अंदर के लिए जाने के लिए इतना डिफिकल्टी क्यों आ रही थी, क्या हुआ था। तो हियर इज शोइंग एक्टिविटी 8.3 ब्लो द बलून्स। बलून ब्लो करने वाली एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है। Take two balloons of approximately equal sizes. Put a little water into the balloons. तो हमें अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज के दो बलून लेने हैं, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद हमें करना है उसको फुलाना है। थोड़ा सा पानी अंदर है ही ऑलरेडी, उसको निकालना नहीं है और उसे फुलाना है अच्छे से ब्लो होने के बाद में, जैसे कि फिगर में शो किया गया है। तो एक जो साइकिल का स्पोक होता है और स्ट्रिक रहती है, तो उसके दोनों साइड में 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे उनको लटका देना है आपको। तो वो फिर उन दोनों के बीच में से आपको फिर फूंक मारनी है। वट डू यू एक्सपेक्ट वॉट हैपन्स। अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगी, क्या होने वाला है। ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बलून्स टू सी वॉट हैपन्स। तो अलग अलग आप तरीके अपनाइए ब्लो करने के लिए बलून्स को और फिर देखिए कि क्या हो रहा है। हियर इज द नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 8.4 कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। ये सीख रहा है हमें कि हम क्या ब्लो कर सकते हैं और ऊपर उठा सकते हैं क्या किसी चीज़ों को। तो होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर एज शोन इन फिगर 8.5। नाउ ब्लो ओवर द पेपर। तो जैसे कि यहाँ पे फिगर 8.5 में दिखाया गया है, तो एक पेपर स्ट्रिप ले लीजिए। तो वो कितना है उसका साइज, तो साइज है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड साइज की आपको पेपर स्ट्रिप लेनी है। और उसको किस तरह से पकड़ना है, तो स्ट्रिप को अपनी फिंगर, फोर फिंगर से और थंब से पकड़ के रखना है, जैसे कि हमने पकड़ा है ना यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है, उस टाइप से पकड़ना है और फिर फूंक मारना स्टार्ट करना है। पहली थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप, भुजो थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बी बेंड डाउन। तो पहली सोचती है कि स्ट्रिप जो रहेगी वो ऊपर की तरफ जाएगी और भूजो सोचता है कि स्ट्रिप जो रहेगी हवा आती नीचे की तरफ जाएगी। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर। तो आप क्या सोचते हो
कि क्या होगा पेपर के साथ में, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। Let us try to understand the observations in activity 8.2, 8.3 and 8.4। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमने ऑब्जर्वेशंस देखे हैं एक्टिविटी करने के बाद में, जैसे कि एक्टिविटी की हमने 8.2 में की है, 8.3 में की है, 8.4 में की है, तो हमने क्या समझा इन सारी एक्टिविटीज से। वेयर द ऑब्जर्वेशंस अलोंग द लाइंस यू थॉट, तो जो है आपने जो सोचा था उसी तरह से ये ऑब्जर्वेशन हुआ है क्या? डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज accompanied by a reduced air pressure? When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने सोचा था उसी तरह से काम करेगा क्या, या विंड स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है क्या, एयर प्रेशर कम होता है क्या, क्या होता है इससे? जब हम विंड स्पीड बढ़ाते हैं तो एयर प्रेशर कम होता है क्या? तो ये पूछा गया है। तो जब भी हम अब बॉटल वाला एग्जांपल ले लेते हैं, तो जब भी हमने बॉटल के मुंह में फुल प्रेशर से फूंक मारी थी, ब्लो करने की कोशिश की थी उसको हायर स्पीड से, तो क्या होता है, दिस डिक्रीजेस द प्रेशर देयर। तो वो क्या करता है, प्रेशर वहां पे कम कर देता है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन नियर द माउथ। तो एयर प्रेशर जो था बॉटल के अंदर का, वो मुंह से पास से ना वहां से ज्यादा बन गया था। द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि अंदर का प्रेशर इतना बना था, तो उस वजह से आप फूंक मार तो रहे थे यहाँ से, पर वो पेपर बॉल रिटर्न वापस आ रही थी। और इन एक्टिविटी 8.3 यू सो दैट व्हेन यू blew between the balloons they move towards each other। तो आपने अब फिगर एक्टिविटी 8.3 में देख लीजिए कि जब हम वो दोनों बलून्स लटकाए हुए हैं हमने, और उन दोनों के बीच में से जब हम फूंक मार रहे हैं, तो क्या होता है कि वो एक दूसरे को टकराते हैं यूं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये भी क्या शो कर रहा है, दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर। हाउ कुड दिस हैपन? तो ये कैसे बन रहा था, कैसे हो रहा था ये? दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स वेयर सम हाउ रिड्यूस्ड। तो ये इसलिए हो रहा था कि जो प्रेशर था बलून्स के दोनों के बीच में, तो प्रेशर रहा था वो कुछ तो रीजन की वजह से कम हो रहा था। द प्रेशर आउटसाइड द बलून्स वुड देन पुश देम टूवर्ड्स ईच अदर। तो जो ये बाहर का प्रेशर था वो बलून्स को एक दूसरे की तरफ में टकरा रहा था। In activity 8.4, you saw that when you blew over the paper strip, it went upwards। तो जब आप 8.4 अब एक्टिविटी देखते हैं कि हम पेपर स्ट्रिप को जब फूंक मार रहे थे, तब क्या हो रहा था? तो तब वो जो पेपर स्ट्रिप थी वो ऊपर की तरफ जा रही थी। इट वेंट अपवर्ड्स अगेन। दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। तो ये इसलिए हो रहा था कि जब भी हम फूंक मार रहे थे पेपर को, तो वो क्या कर रहा था कि एयर प्रेशर जो था वो उसको ऊपर की तरफ धकेल रहा था। We see that the increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure। तो हमने इन तीनों एक्टिविटी से ये तो समझा है कि जब भी हम हवा का स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो वो क्या करता है कि एयर प्रेशर जो रहता है वो कम कर देता है। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लू ओवर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स? तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो हाई स्पीड हवा रहती है अगर छतों के ऊपर से, घरों के छतों के ऊपर से जाएगी, किसी बिल्डिंग के ऊपर से जाएगी, तो क्या होगा? इफ द roofs were weak they could be lifted and blown away। अगर रूफ जो है वो वीक होगी तो वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा और उड़ जाएगा। इफ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंसेस शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि बहुत ज़्यादा तेज हवाएं आई है, तूफान आया है, और जो कमज़ोर से ऐसे रूप थे तो हवा से वो गिर गए, उड़ के साइड में मतलब चले गए या उसके साथ बह गए। बहुत बार तो तूफान आता है, जनरली आपने टोरेंटोज वगैरह जो देखे होंगे ना, तो उसमें जनरली हमें दिखाई देती है ऐसी चीज़ें। टीवी पे मोस्टली दिखाया जाता है। तो आपने कहीं ऐसा देखा होगा कि वेदर जहाँ पे ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा तूफान आ गया, तो उस जगह आपने ये चीज़ें देखी होगी शायद। तो आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए एक्सपीरियंस। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ winds आर प्रोड्यूस्ड, हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स। तो अब हम ये समझते हैं कि कैसे हवा बनती है, कैसे बारिश होती है, और कैसे हवा कभी कभी बहुत डिस्ट्रक्टिव टाइप से क्यों, मतलब बहुत तूफानी सी हो जाती है, बहुत नुकसानदेह हो जाती है। तो क्यों होता है ऐसा? यू ऑलरेडी नोन दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज कॉल्ड विंड। आपको पहले से अब पता चल गया है कि जब भी हवा चलती है, मूव होती है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो। तो बहती हवा जो रहती है तो उसका डायरेक्शन कैसा रहता है? तो वो
एयर प्रेशर जहाँ हाई रहता है ना, मतलब एक साइड में एयर प्रेशर हाई है, तो वहां से वो लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि लो से वो हाई की तरफ मूव कर रही है। तो हमें ध्यान देने वाली बात है, वो हाई रीजन, हाई एयर प्रेशर से लो प्रेशर तक जाती है ये। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन नेचर। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो हवा जो है वो तेज होती जाएगी और वहाँ बहती जाएगी। पर आपको पता है क्या कि प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट क्यों होते हैं नेचर में? इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं हवा के प्रेशर में, कभी तेज हवा, कभी स्लो हवा, कभी बिल्कुल नहीं रहती है, तो क्या इसके पीछे एक कारण टेम्परेचर भी हो सकता है क्या? द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। तो नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखने वाले जो हमें समझा पाएगी कि ए से हवा का प्रेशर क्यों चेंजेस होते हैं। Here we are going for the next point, point number 8.3, air expands on heating. And एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे, एक्टिविटी 8.5, take a boiling tube, stretch a balloon tightly over the neck of the tube. तो एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है हमें और उसके ऊपर टाइटली एक बलून लगा देना है हमें। यू कैन यूज अ टेप टू मेक इट टाइट। तो आप उस बलून को टाइट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए टेप भी लगा सकते हो ताकि वो ट्यूब के ऊपर से निकले ना। पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर। बीकर के अंदर जिस तरह से यहाँ पे फिगर में शो किया गया है, तो उस तरह से आपको बीकर के अंदर रखना है वो ट्यूब और ट्यूब के ऊपर आपको टाइटली बलून को बांध लेना है। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर। अब जो वो है बलून वाला जो बॉइलिंग ट्यूब है, तो उसको हॉट वाटर में डाल दीजिए। ऑब्जर्व फॉर 2 to 3 minutes फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ द बलून। तो 2 से 3 मिनट तक देखिए और ऑब्जर्व कीजिए कि क्या कोई चेंज आया है क्या बलून की शेप में। टेक द ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर, टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2 to 3 minutes। फिर आप क्या कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद में क्या करना है आपको कि वो ट्यूब को निकाल देना है, उसे ठंडा होने देना है रूम टेम्परेचर तक के। और फिर बीकर में वो हॉट वाटर हटा के आपको डालना है कोल्ड वाटर, आइसी कोल्ड वाटर, बर्फ का पानी जो रहता है ना, वो डालना है आपको बीकर के अंदर। और फिर उसमें ट्यूब को अंदर डालना है, बलून चिपका हुआ एज इट इज जो बलून उस पर लगा हुआ है, तो वो आपको रखना ही है। और 2 to 3 मिनट्स के लिए आपको फिर से ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून अगेन। Think and try to answer. What makes the balloon inflated when the boiling tube is placed in hot water? Why is the same balloon deflated when the tube is kept in cold water? तो सोचिए और आंसर देने की कोशिश करना है। हमको यहाँ पे देखना है कि जब बॉइलिंग वाटर डाला था तो बलून फूल रहा था क्या, और जब हमने ठंडा पानी डाला था तो बलून क्यों नहीं फूल रहा था यूँ। तो कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। तो हम फर्स्ट जो एक्सपीरियंस किया था कि बलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब डाला है हमने, फिर उसमें जब हॉट वाटर डाला हुआ है तो थोड़ा सा बलून जो है वो ऊपर से खड़ा हुआ दिख रहा है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इससे कि हॉट वाटर जो रहता है वो एक्सपांड्स करता है यूँ? कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपेंस टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन। और आप बता सकते हो कि जब भी वो पानी ठंडा हुआ तो एयर के साथ में क्या हुआ। तो ये आप बता सकते हो क्या? द नेक्स्ट एक्टिविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। तो जो नेक्स्ट एक्टिविटी होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन सी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो आपको समझाने में हेल्प करेगी हॉट एयर के बारे में। सो नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 8.6। Here we are coming to the activity 8.6. Take two paper bags or empty paper cups of the same size. Hang the two bags in the inverted position on the two ends of a metal or wooden stick. आपको क्या करना है अभी कि एक स्टिक लेनी है, उसके ऊपर आपको दो पेपर बैग लटका देनी है। अगर पेपर बैग नहीं है आपके पास में तो पेपर कप लटकाने हैं, सेम साइज के लेने हैं। और किस तरह से लटकाने हैं कि उल्टी दिशा में लटकाना है। जो फील करने का मतलब जो भरने वाला पोर्शन कप जो है वो उल्टा लटकाना है एक तरह से, ये समझ जाइए आप। कॉशन दिया गया है यहाँ पे, हैंडल द बर्निंग कैंडल केयरफुली। कैंडल जलाने वाले हम इसमें, तो उसके लिए पहले से कॉशन दे दिया है कि बर्निंग कैंडल वो केयरफुली आपको हैंडल करनी है। Tie a piece of thread in the middle of the stick. Hold the stick by the thread figure 8.7 as in a balance. तो tie a piece of thread in the middle of the stick. तो एक धागा जो है वो स्टिक के बीचों बीच आपको बांध देना है। Hold the stick by the thread figure 8.7 as in a balance.
तो 8.7 में जैसे दिखाया गया है वैसे वो पकड़ना बैलेंस से, आपको पकड़ना बीचों बीच इस तरह से पकड़ना है कि कोई भी जो बैग है आपका, पेपर बैग या जो भी आपने लिया है कप वगैरह, तो वो ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, उसको बैलेंस से आपको अच्छे से करना है। पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग्स एज शोन इन फिगर। एक जलती हुई मोमबत्ती ले लीजिए जैसे कि फिगर में दिखाया है, और उसके नीचे फिर एक जो बैग है उसके नीचे आपको रख देना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, व्हाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग्स डिस्टर्ब। तो ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए उस सिचुएशन को कि क्या हो रहा है वहाँ पे, और फिर उसके अंदर का जो बैलेंस हो रहा है, जैसे आपने मिडल में किया था बैलेंस बनाया हुआ था, तो क्या जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो रहा है क्या। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइजेस अप। तो ये बताती है क्या कि जो गर्म हवाएं रहती है वो ऊपर की तरफ जाती है। एज द वार्म एयर राइजेस अप इट पुशेस द बैग अबव द कैंडल। जैसे ही वो जाती है ना, एयर ऊपर जाती है तो उस वो क्या होता है, जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर जाती रहती है तो वो क्या कर रहा है कि वैसे वैसे जो बैग रहता है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। तो ये हमको दिखा रहा है कि वार्म एयर जो रहती है, गर्म हवा जो रहती है वो ठंडी एयर से ज़्यादा हल्की रहती है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइजेस अप। क्या आप बता सकते हो कि कभी भी धुआं जो रहता है वो ऊपर की तरफ क्यों दिखता है हमें, ऊपर की तरफ जाते हुए। Also, it is important to remember that on heating the air expands and occupies more space. तो एक और भी चीज़ आपको करनी है कि जैसे जैसे हवा मतलब गर्म होती जाती है तो वो क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस लेती है। When the same thing occupies more space, it becomes lighter. और फिर वो उनको और ज़्यादा स्पेस लगती है जब वो हल्की हो जाती है तब। The warm air is therefore lighter than the cold air. तो जो गर्म हवाएं रहती है वो ठंडी हवा से क्या रहती है, हल्की रहती है। दैट इज द रीजन दैट द स्मोक गोज अप। तो इसी का रीजन है कि धुआं जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इन नेचर देर आर सेवरल सिचुएशंस वेयर warm air rises at a place, the air pressure at that place is lowered. The cold air from the surrounding areas rushes it to fill its place. ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशन इस नेचर में भी होती है, जैसे कि गर्म हवा, एक जगह से गर्म हवा निकलती जाती है और वो ऊपर की तरफ जाती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर, तो उस जगह का जो एयर प्रेशर रहता है ना तो वो कम होते जाता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज रशेज इन टू फिल इट्स प्लेस, और जो फिर कोल्ड एयर रहता है उसके आजू बाजू के एरिया का, तो वो क्या करता है, उसकी स्पेस भरने की कोशिश करता है। दिस सेट्स अप कन्वेक्शन इन एयर एज यू लर्न इन चैप्टर 4। तो ये क्या बताता है आपको, कन्वेक्शन इन एयर का बताता है, जिसे कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 8.4, वेन करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। दिस सिचुएशंस आर, ए दिया है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। तो इक्वेटर के बीच की अनइवन हीटिंग बताइए, इक्वेटर और पोल्स के बीच के अंदर की। यू माइट हैव लर्नड इन ज्योग्राफी दैट रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में, कि जो रीजन जो क्लोज रहते हैं इक्वेटर के, वहाँ पे क्या रहता है, सूरज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा धूप देता है। द एयर इन दिस रीजन गेट्स वार्म, तो उस गर्मी की वजह से क्या आता है, सूरज की रोशनी ज़्यादा रहती है वहाँ पे, तो उस जगह की हवा जो रहती है वो गर्म रहती है। द वार्म एयर राइजेस एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स इन द 0 to 30 डिग्रीज लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। तो क्या होता है कि गर्म हवा जो रहती है वो ऊपर जाती है, तो उस जगह की जो ठंडी एयर रहती है ना वो किस तरह की रहती है, उस रीजन की 0 to 30 डिग्री सेल्सियस के लैटिट्यूड बेल्ट में रहती है, तो वो इक्वेटर की तरफ मूव होने जाती है। दिस विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो ये जो हवा रहती है ना वो किस साइड से बहती है, नॉर्थ साइड से लेके साउथ साइड तक वो बहती जाती है, इक्वेटर की तरफ जाती है। एट द पोल्स द एयर इज कूलर देन दैट एट लेटीट्यूड अबाउट 60 डिग्री। और जो पोलर्स रहते हैं, पोल्स जो है वहाँ पे क्या है कि जो हवा जो है वो 60 डिग्री लेटीट्यूड तक की ठंडी रहती है वहाँ पे। द वार्म एयर एट दिस लेटीट्यूड राइजेस अप, द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रशेस इट इन टू टेक प्ले इट्स प्लेस। तो क्या होता है ना, उस जगह की जो गर्म हवा रहती है वो लैटिट्यूड से ऊपर की तरफ जाती है, और कोल्ड वेदर जो रहता है, कोल्ड हवा जो रहती है वो पोलर रीजन्स के
पास में जाती है, उसकी जगह वो लेती है फिर। इन दिस वे विंड सर्कुलेट्स इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्म लैटिट्यूड एज शोन इन फिगर 8.8। तो इस तरह से क्या होता है ना कि गर्म हवाएं ऊपर जाती है और उस जगह को फिल करने के लिए ठंडी हवाएं उस तरफ बहती रहती है। तो यही हमें फिगर 8.8 में शो किया गया है। द विंड फ्लो पैटर्न बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, क्योंकि जिस जिस जगह से जो जो इक्वेटर्स जाते हैं उस हिसाब से फिर उनका सन का टेम्परेचर जो रहता है वहाँ पे उस जगह का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग रहता है। तो ये अनइवन हीटिंग जो अर्थ की रहती है उस वजह से हवाओं का रुख जो है वो बदलते रहता है कि गर्म हवा अगर जिस जगह पे हो रही है, जिस जगह गर्मी ज़्यादा है, तो उस जगह की हवा भी गर्म रहेगी, तो गर्म हवा ऊपर जाएगी और उस जगह पे ठंडी हवाएं आएगी। तो ये जो है अनइवन हीटिंग की वजह से फ्लो होते रहेगा। पहली, आई वंडर वाई द विंड शोन इन द फिगर आर नॉट इन द एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैं यहाँ पे वंडर हूँ कि यहाँ पे जो दिखाया गया फिगर में डायरेक्शन वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों नहीं है एग्जैक्टली। द विंड वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो जो हवाएं रहती है वो हमेशा से उत्तर से दक्षिण की तरफ और दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। अ चेंज इन द डायरेक्शन इज हाउ एवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। और इनका जो डायरेक्शन चेंज होता है हवा का वो क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थ घूमती रहती है उस वजह से होता है। पॉइंट नंबर बी, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो हम अब पानी का देखेंगे। अभी तक हमने देखा कि अनइवन हीटिंग किसकी थी, किसके बीच की थी, इक्वेटर और पोल्स के बीच की थी। और अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें देखेंगे हम कि अनइवन हीटिंग जो होती है ज़मीन की और पानी की कैसे होती है। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। तो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या रहती है। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशंस। तो समर के क्या रहता है कि जो इक्वेटर नियर इक्वेटर के पास में जो जगह रहती है वहाँ का क्या होता है, वो जगह जल्दी से गर्म हो जाती है और उस जगह का टेम्परेचर कभी कभी इतना फास्ट हो जाता है, बढ़ जाता है कि वो ओशन से भी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है ज़मीन का। देयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस। तो जो ज़मीन के ऊपर की जो हवाएं रहती है वो गर्म होती रहती है और ऊपर की तरफ जाती है। दिस कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशंस टूवर्ड्स द लैंड। तो फिर क्या होता है कि ज़मीन की जो हवा है वो गर्म हवाएं ऊपर जाती है, तो इस वजह से ओशन की जो ठंडी हवा है ना वो ज़मीन की तरफ जाती रहती है। तो इसलिए जो डायरेक्शन रहता है ओशन से ज़मीन की तरफ आपको जाते हुए दिखता है। दीज आर मानसून विंड्स फिगर 8.9। तो उसको क्या कहा जाता है, मानसून विंड कहा जाता है, फिगर 8.9 में शो किया गया है। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स, इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। और फिर विंटर में क्या होता है कि डायरेक्शन जो रहता है हवा का वो चेंज हो जाता है। वो क्या होता है कि जो जमीन से लेके वो समुद्र की तरफ हवा बहती है। द वर्ड मानसून इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन। तो जो अरेबिक वर्ड है मौसम से हमें मानसून मिला है, वो मौसम जो वर्ड है वो अरेबिक वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है, तो सीजन है ये। आई वॉन्ट टू नो वॉट दिस विंड्स डू फॉर अस। भुजो सोचता है। तो भुजो बोल रहा है कि ये हवाएं हमारे लिए क्या करती है। द विंड्स फ्रॉम द ओशंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। तो जो हवाएं समुद्र से आती है, महासागर से आती है, तो वो हमारे लिए क्या लेके आती है, बारिश लेके आती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। तो ये वाटर साइकिल का एक पार्ट है, उसी वजह से फिर बारिश होने में हेल्प मिलने वाली है। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। तो जो मानसून विंड रहती है उसके अंदर पानी रहता है, पानी लेके आती है वो, और फिर उनसे बारिश होती है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। तो क्लाउड जो रहते हैं वो हमें बारिश देते हैं और हमें खुशियाँ देते हैं। फार्मर्स इन अवर कंट्री डिपेंड्स मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट। हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा जो खेती वाले लोग रहते हैं, जो फार्मर्स हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, वो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। जब भी बारिश होगी तभी वो बुआई करते हैं, उसके अलावा नहीं करते हैं वो। देर आर मेनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन। तो बहुत सारे फोक सॉन्ग्स बनाए गए हैं बादलों के लिए, बारिश के लिए। सिंग एंड एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू नो सच अ सॉन्ग, हेयर इज़ वन फॉर यू। तो अगर आपको भी पता होगा तो आप भी गाइए और डांस कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और यहाँ पे एक दिया गया सॉन्ग आपके लिए। तो यहाँ पे एक हमें दिया गया है फोक सॉन्ग दिखाया गया है, वो किस लिए दिखाया गया है,
दिया गया है कि बारिश का सॉन्ग है ये, बारिश और क्लाउड्स आने के लिए बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे पढ़ के दिखाती हूँ। रोरिंग क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई टेल अस दैट मानसून्स हियर, डार्क एंड फ्लोटिंग क्लाउड्स देन पोर रेन ड्रॉप्स एवरीवेयर। Clouds make lightning flash overhead and irrigate fields with rain. Clouds make earth its fragrance spread when wet with drops of rain. Rising from the ocean vast, clouds fill up with rain. Rain to ocean back at last to mingle with ocean again. तो ये हो गया आपका फोक सॉन्ग है, यहाँ पे दिया गया है। फिगर 8.9 देख लेते हैं यहाँ पे। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली द राजस्थान डेजर्ट जनरेट्स मानसून विंड्स फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर। तो यहाँ पे अनइवन हीटिंग का एग्जांपल दिया गया है, लैंड का जो ज़मीन की अनइवन हीटिंग दिखाती है। स्पेशली ये जगह कहाँ रहती है, तो राजस्थान में है। राजस्थान में जो डेजर्ट है वहाँ पे फिर मानसून की विंड तैयार होती है। तो वो किस तरह से जाती है, साउथ वेस्ट से जाके, साउथ वेस्ट वाली वो रहती है, साउथ से जाके वेस्ट की तरफ वो जा रही है समर में। दिस विंड्स कैरी लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशन। तो ये जो विंड्स रहती है ना, तो वो बहुत सारा पानी इसके अंदर रहता है, इंडियन ओशन से, वो हिंदी महासागर से लेके आती है। तो यहाँ पे दिखाया गया है इनकी डायरेक्शन की किस तरफ वो जा रही है ये सी। However, it is not always a happy ending. Rains often create problems. तो हर हमेशा तो कोई हैप्पी एंडिंग रहती नहीं है ना, कभी कभी बारिश जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स भी पैदा करती है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स? तो क्या आप बता सकते हो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी कि बारिश क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है? यू कैन डिस्कस द कॉजेस एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स। तो आप जो कॉजेस है, जो इसके रीजन से कारण जो है कि क्या क्या है कॉजेस है बारिश क्रिएट करती प्रॉब्लम की, और उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, तो आप डिस्कस कीजिए, आपके पेरेंट्स से, मम्मी पापा से डिस्कस कीजिए, आपके जो टीचर्स हैं उन लोगों से डिस्कस कीजिए। इन नेचर itself there are certain situations that can sometimes create disasters and pose threat to humans। तो नेचर जो है उसकी बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस रहती है। तो कुछ सर्टन सिचुएशन में क्या होता है ना कि नेचर जो है वो क्रिएट करता है, डिज़ास्टर क्रिएट करता है, और फिर क्या होता है कि वो ह्यूमन लाइफ के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट लाइफ के लिए बहुत ही थ्रेटनिंग सा होता है, बहुत ही डेंजरस सा हो जाता है। लेट्स स्टडी टू सच सिचुएशंस, दैट्स थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। तो कौन कौन सी रहती है ऐसी दो सिचुएशंस? तो दो सिचुएशंस रहती है, थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स रहते हैं। वो बहुत ही डेंजरस रहते हैं, थ्रेटनिंग से रहते हैं। उसके पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं फिगर 8.10। Uneven heating of land and water in winter generates winds from the northwest colder land। तो अनइवन हीटिंग जो रहती है लैंड और वाटर की, तो वो क्या रहता है, विंटर में कैसी रहती है वो, तो वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से जाती है। विंड जो हवा जो पैदा करती है ना, वो उत्तर से लेके पश्चिम की तरफ जाती है, ठंडी जगह की जमीन पे जाती है। दिस कोल्डर विंड्स कैरी लिटिल वाटर, हेंस ब्रिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन इन विंटर। तो ये जो ठंडी हवाएं रहती है ना, उनके अंदर क्या रहता है, थोड़ा सा ठंडा वाटर रहता है, पानी रहता है उसके अंदर, और वो क्या करती, कभी कभी फिर बारिश में भी वो थोड़ी सी बारिश कर देती है। Here is the next point, point number 8.5, thunderstorms and the cyclones। thunderstorm और cyclones के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। thunderstorms develop in hot humid tropical areas like India very frequently। thunderstorms जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज जो है इंडिया के, तो उस जगह फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं वो, मतलब बारी बारी से आते ही रहते हैं लगभग। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। तो राइजिंग टेम्परेचर क्या करता है कि जो गर्म हवाएं रहती है वो ऊपर की तरफ जाती रहती है, और बहुत ही फास्टली जाती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो वहाँ की हवाएं जो है वो तेज़ होती जाती है। दिस विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन। तो क्या होता है ना कि ये जो हवाएं रहती, गर्म हवा, तो वो ऊपर जाती है, तो उस वजह से उनके साथ में क्या रहता है, पानी की बूंदें भी रहती है, तो वो ऊपर जाती है और फ्रीज हो जाती है। और फिर क्या होता है, ऊपर जाने के बाद में फ्रीज होने की वजह से वो पत्थर जैसे हो जाते हैं, जो स्नो बन जाती है पत्थर वाली, तो वो क्या होता है फिर नीचे आ जाता है। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएटिंग लाइटनिंग एंड साउंड। तो ये जो पानी गिरने की प्रक्रिया जो रहती है, फटाफट से वाटर ड्रॉपलेट जो गिरते हैं हवा के ऊपर से, तो वो क्या करता है कि लाइटनिंग और मतलब बिजलियाँ करता है, और फिर आवाज़ें होती है तेज़ी से। तो जितनी मोटी मोटी बूंदें गिरती है उस जगह पे क्या होता है, बिजलियाँ, और फिर बारिश होती रहती है, तेज़ बारिश भी होती है वहाँ पे, बिजलियाँ होती है, और बिजलियों के साथ में कड़कड़ाने वाली तेज़ आवाज़ें भी होती है।
इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडरस्टॉर्म। तो ये वही इवेंट है, इसको ही हम जो बोलते हैं थंडरस्टॉर्म कहते हैं। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस। तो आप लाइटनिंग के बारे में बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। इफ़ अ स्टॉर्म इज accompanied बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन। तो जब भी स्टॉर्म बिजली गिरती है ना, तब हमें कुछ कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो यहाँ पे सब बताया गया है। पॉइंट नंबर 1 है, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। तो किसी भी पेड़ के नीचे नहीं आपको खड़े रहना है। और क्योंकि क्या है ना, पेड़ जो है उस पर बिजली जल्दी गिरती है। इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। तो अगर आप जंगल के अंदर है तो क्या करोगे फिर, अभी ठीक है आजू बाजू अगर कोई बिल्डिंग्स है और पेड़ नहीं है, पेड़ मतलब कम ही है और बिल्डिंग्स का सहारा है, तो आप बिल्डिंग के पास में जाओगे या ऐसे कुछ करोगे या खुले मैदान में जाओगे। पर अगर आप जंगल में ही तो क्या करोगे, तो आप छोटे ट्री के नीचे, छोटे जो पेड़ पौधे रहते हैं उसके पास, पेड़ के छोटे पेड़ के पास में रहोगे। और आपको ग्राउंड पे सोना नहीं है, वहाँ पे खड़े रहना है। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ अ मेटेलिक एंड। तो जिसका मेटेलिक एंड है, जो लोहे का, स्टील का, मेटल का कुछ भी अम्ब्रेला है, तो उसके अंदर आपको उस अम्ब्रेला के नीचे नहीं रहना है, छाते के नीचे नहीं रहना है आपको। डू नॉट सिट नियर अ विंडो। ओपन गैरेजेस, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर। तो आपको खिड़की के पास में भी नहीं बैठ खड़े रहना है आपको, ना ही गैरेज के अंदर रहना है, या फिर स्टोरेज शेड्स रहते हैं या फिर मेटल के शेड्स जहाँ रहते हैं, जैसे कि लोहे के शेड वगैरह रहते हैं। गैरेज भी जो रहता है वो पत्थरों का रहता है, या फिर बहुत सारी मेटेलिक सी चीज़ें रहती है। तो वैसी जगह पे आपको नहीं जाना है, जहाँ भी मेटल की चीज़ें रहेगी आपको उस जगह पे नहीं जाना है। डो नॉट सीट नियर अ विंडो, ये पॉइंट हो गया। तो आपको हमें खिड़की के पास में नहीं रुकना है। अ कार और बस इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। तो कार में या फिर बस के अंदर आपको शेल्ट मतलब जगह ढूंढ लेनी है, पनाह लेनी है उस जगह पे, तो वो सेफ रहेगी जगह। इफ़ यू आर इन अ वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। अगर आप पानी के अंदर हो तो जल्दी से बाहर निकल जाइए और बिल्डिंग के अंदर चले जाइए। हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। कैसे थंडरस्टॉर्म जो रहते हैं वो साइक्लोन बन जाते हैं। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड वेपर स्टेट। तो आपको पता ही होगा कि जब भी लिक्विड से वेपर स्टेट में जाता है पानी, तो उसको क्या चाहिए, हीट चाहिए रहती है। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड। तो फिर से पानी को गर्मी की ज़रूरत होती है क्या, कि उसको मतलब लिक्विड, वेपर से लिक्विड में होने के लिए। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। आपको कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस याद आ रहा है कि इस चीज़ को सपोर्ट कर सके ऐसा है। स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लोन, द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज अ काम एरिया। जो साइक्लोन का जो बीच का पोर्शन रहता है ना, वो बहुत ही शांत रहता है। इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। तो उसे कहा जाता है, जो बीच राउंड राउंड में रहता है साइक्लोन, और उसका जो बीच वाला पोर्शन जो रहता है ना, तो बहुत ही शांत सा रहता है। और उसे क्या कहा जाता है, आई ऑफ द स्टॉर्म, उसको आँख कहा जाती है स्टॉर्म की। अ लार्ज साइक्लोन इज वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमोस्फियर। तो जो बड़ा सा साइक्लोन रहता है ना, वो वायलेंटली रोटेट करते रहता है, डेंजरसली रोटेट करते रहता है। और फिर वो मतलब जो एटमॉस्फेयर का जो मास रहता है, हवा का मास ऑफ एयर जो रहता है उसमें घूमते रहता है। उसका कितना रहता है, तो 10 to 15 किलोमीटर हाई रहता है वो। द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। तो वो जो आई का जो डायमीटर रहता है, जो सर्कल वो घूमते रहता है, तो वो बड़ा बड़ा भी होते जाता है। तो उसका एरिया कितना, डायमीटर कितना रहता है, लगभग 10 to 30 किलोमीटर तक रहता है। फिगर 8.11 में शो किया गया है। तो वो जो एरिया रहता है ना, तो वहाँ का जो मतलब ये है, वहाँ पे ना तो कोई क्लाउड्स रहता है और ना ही मतलब हवाएं भी जो रहती है वो बहुत ही शांत रहती है, आजू बाजू की जो रहती है उस एरिया की। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई, फिगर 8.12 में दिखाया गया है, देर इज अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। तो उस शांत और क्लियर आई के पास में क्या रहता है, जो बादल सा तैयार होता है ना, तो वो कितने साइज का रहता है, लगभग 150 किलोमीटर इन साइज का हो जाता है। इतनी स्पीड तेज हो जाती है और इतना बड़ा हो जाता है वो। इन दिस रीजन देर आर हाई स्पीड वेव्स 150 to 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है वो। एंड थिक क्लाउड्स विथ हेवी रेन, और मोटे बड़े बड़े से बादल आ जाते हैं उस जगह पे, और वो क्या करते हैं, तेज बारिश करते हैं। Away from this region, the wind speed gradually decreases. The formation of a cyclone is a very complex process. तो क्या होता है कि जो साइक्लोन का रहता है ना,
ये जो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन की जो प्रोसेस रहती है बड़ी कॉम्प्लेक्स सी प्रोसेस है। उसका एक मॉडल जो है वो फिगर 8.11 में शो किया गया है। तो हम ये फिगर्स देख लेते हैं। फिगर 8.11 में दिखाया गया है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जब वो बनता है तो नीचे का एरिया हमें क्या दिखा है, 10 to 30 किलोमीटर दिखाया गया है। और फिर उसके बीच का जो पोर्शन है ये देखिए, यहाँ पे ये आई बनाया गया है। आई दिख रहा है, छोटा सा जो सर्कल है बीच में, तो उसे कहा जाता है आई। और वो बढ़ते बढ़ते ज़मीन से लेके वो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आपको दिख रहा है। बढ़ते हुए जा रहा है तो बीच में से क्या है, सिंकिंग एयर जा रही है और हवाएं बढ़ रही है। इस तरफ आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा राइजिंग एयर और ऊपर है आउटफ्लो। तो वो जो उसके अंदर घूमते घूमते जो सिंकिंग एयर तैयार हो रही है वो बाहर की तरफ वो फेंक रहा है। और यहाँ पे नीचे दिखा है डायरेक्शन विद साइक्लोन मूविंग। तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे दिखाया है। और उसकी स्पीड कितनी, 15 किलोमीटर की दिखाएगी। गेल्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड गेल्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो स्ट्रीम फ्लो उस साइड है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है ऐसे दिखाया गया है यहाँ पे। वो तो उस जो लेफ्ट साइड में जाते हुए राइट साइड का जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहा है उसका स्पीड जो है वो, और वो मूव हो रहा है धीरे धीरे से वहाँ पे। फिगर 18.12 में क्या दिखाया, द इमेज ऑफ द आई ऑफ साइक्लोन। तो साइक्लोन की इमेज दिखाई गई है, जो गोल गोल घूम रहा है ना तो वो बीच में, तो ये है आई। बीच में जो छोटा सा सर्कल दिख रहा है आपको तो वो है आई ऑफ द साइक्लोन। और 8.13 में दिखाया गया राइजिंग वाटर कॉज्ड बाय अ साइक्लोन। तो साइक्लोन की वजह से जो बारिश पानी की जो पानी की जो बड़ी बड़ी वेव आ रही है ये यहाँ पे दिखाई गई है। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमोसफेयर टू चेंज इनटू वेपर। तो क्लाउड बनने के पहले क्या रहता है ना कि पानी जो है वो गर्म होके क्या जाता है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है और चेंज क्या होता है, फिर गर्म पानी किस में चेंज होता है, वेपर में चेंज हो जाता है। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फॉर्म एज अ रेन ड्रॉप। तो जब वाटर वेपर जो रहती है वो वापस जब रेन ड्रॉप बन के आती है तो दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। तो जो वापस वेपर से लिक्विड फॉर्म में आने की जो प्रक्रिया रहती है उसकी, तो वो उसकी वजह से भी क्या लगता है, हीट लगती है। क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि ये जब कभी आप पानी गर्म करते हो तो पानी गर्म करने के बाद में क्या होता है ना कि वो वेपर बनता है। तो वेपर बनता है तो आपको ऐसे धुआं सा दिखता है ऊपर उड़ते हुए, तो वो तो वेपर हो गई। और फिर जब आप उस बर्तन के ऊपर कोई ढक्कन ढक दोगे तो वेपर से क्या होगा, कुछ बूंदे ड्रॉपलेट्स बन जाएगी पानी की बूंदे, तो वो उस ढक्कन को चिपकी हुई रहती है, तो तब भी आपको हीट की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये जो हीट रिलीज हो रही है उसके बीच में, तो वो कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है। द हीट रिलीजेस टू द एटमोसफियर वार्म्स द एयर अराउंड। तो जो वो हीट रिलीज हुई रहती है तो वो क्या करती है, उसके आजू बाजू का जो एटमोसफियर रहता है उसको गर्म करती जाती है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेस अ ड्रॉप इन प्रेशर। तो जो हवाएं जो रहती है वो ऊपर की तरफ जाती रहती है और फिर क्या रहता है, जो बूंदे जो रहती है वो प्रेशर बनते जाता है। मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। तो जैसे 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 एयर प्रेशर बढ़ते जाता है तो वो किस जगह आता है, वो सेंटर की तरफ जाता है। और दिस साइकिल इज रिपीटेड, द चेन ऑफ इवेंट्स एड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड winds रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो ये जो साइकिल रिपीट होती जाती है कि एटमॉस्फेयर में ये रिलीज होना, हीट रिलीज होना, फिर एयर ऊपर जाना और फिर उसका ड्रॉप बनना प्रेशर से, और फिर वापस एयर का रश होके वो एक सेंटर ऑफ द स्टॉर्म में आना। तो ये जो साइक्लोन रिपीट होती जाती है फिर इसका एंड क्या होता है कि वो बन जाता है लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड वाला बन जाता है। कि लो प्रेशर में बहुत ही हाईली स्पीडी विंड बन जाती है और वो अपने आप में ही घूमने लग जाती है, जो राउंड राउंड वो सर्कल लेती रहती है ना। तो इस प्रक्रिया इस साइकिल की वजह से होता रहता है। इन दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन। और जब फिर वो गोल गोल घूमने लग जाता है तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेयर का जो ये वेदर है तो इस कंडीशन को कहा जाता है कि साइक्लोन बोलते हैं। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। तो ये जो फैक्टर्स है सारे, हवा की स्पीड, उसका डायरेक्शन, तापमान उस जगह का, और ह्यूमिडिटी, ये सारी क्या करती है कि उस साइक्लोन को डेवलप करने के कारण बनती है और उसको कंट्रीब्यूट करती है कि साइक्लोन किस तरह के बनने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 8.6, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स। तो साइक्लोन की वजह से जो डिस्ट्रक्शन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव।
साइक्लोन जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रहते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। तो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स रहती है वो जो शोर की तरफ मतलब वाटर्स को मूव करती रहती है, ढकेलती रहती है। अगर उसके अंदर का जो डिस्टेंस है ना वो 100 किलोमीटर्स तक दूर भी रहेगा, अगर वो स्टॉर्म दूर भी है हमसे तो भी वो पानी की बूंदें फिर उस जगह आती रहती है। दिस आर द फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। तो ये जो रहता है कि पानी को मतलब जो धकेलती रहती है वो शोर की तरफ, तो वो जो रहता है ये फर्स्ट इंडिकेशन रहता है साइक्लोन बनने का। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम। तो जो वाटर वेव्स बनती है उस हवा की वजह से वो इतनी पावरफुल रहती है कि कोई भी पर्सन उससे बच नहीं सकता। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। लो प्रेशर जो उसका आई को रहता है वो क्या करता है, वाटर सरफेस को सेंटर से शुरू हो जाता है। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स। तो पानी के सेंटर से स्टार्ट होके वो इतना पानी को ऊपर करते जाता है कि उसकी हाइट कितनी हो जाती है, लगभग 3 to 12 मीटर्स इतनी हाइट हो जाती है उसकी। फिगर 8.13 में जैसे कि दिखाया गया है कि जो बहती ये जो वेव्स रहती है उसकी पानी की, समंदर की जो लहरें रहती है उनकी हाइट लगभग 3 से 12 मीटर तक बढ़ जाती है। इट हैपेंस लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर। तो इस तरह से दिखता है ना कि वो जो पानी की एक तरह से वॉल बन के किनारे तक आ रहा हो ऐसा लगता है। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज। तो इस वजह से क्या होता है कि जो समुंदर का पानी जो रहता है ना, तो लो लाइंग कोस्टल एरियाज जहाँ रहता है वहाँ पे चले आता है। कॉजिंग सीवर लॉस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और उस बड़ी बड़ी जो समुंदर की लहरों की वजह से जो पानी अंदर आ जाता है, जो कोस्टल एरियाज के अंदर आ जाता है, तो उस वजह से क्या होता है उसके आसपास का जो एरिया रहता है तो वहाँ की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का भी नुकसान होता है और लाइफ का भी नुकसान होता है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी हार्म हो जाते हैं, और जो चीज़ें रहती घर वगैरह कंपनीज वगैरह जो भी रहती प्रॉपर्टीज़ वो सारी भी बहुत अफेक्ट होती है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और उस वजह से क्या रहता है कि जो उपजाऊ ज़मीन रहती है उसकी फर्टिलिटी भी वो ख़त्म कर देता है। कंटिन्यूस हेवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। और अगर उस जगह पे कंटिन्यूस रेनफॉल होती रहती है तो उस जगह पे बाढ़ भी आने लग जाती है। High speed winds accompanying a cyclone can damage houses, telephones, and other communication systems, trees, etc. तेज हवा की वजह से क्या होता है कि वहाँ के जो साइक्लोन बनता है तो साइक्लोन क्या करता है, वहाँ के घर उजाड़ देता है, टेलीफोन लाइन खराब हो जाती है, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम जो रहता है वो टूट जाता है, ट्रीज उड़ उड़ के गिर जाते हैं। तो कॉजिंग ट्रिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये बहुत ही भयानक सा नुकसान कर देता है ज़िंदगी का और प्रॉपर्टीज़ का। अ साइक्लोन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। साइक्लोन जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं अलग अलग पार्ट में दुनिया में। तो उसको क्या क्या नाम दिया था? इट इज़ कॉल्ड ह्यूरिकन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो अमेरिका में इसको ह्यूरिकन कहा जाता है। इन फिलीपींस एंड जापान इट इज़ कॉल्ड टाइफून। उसको कहा जाता है टाइफून फिलीपींस और जापान में। Figure 8.14 regions near the equator where cyclones form cyclones are worldwide phenomena। तो 8.14 फिगर जो है उसमें बताया गया है कि जो इक्वेटर के पास का जो भी एरिया है तो वहाँ पे साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। और साइक्लोन हम देख रहे हैं कि वो वर्ल्ड वाइड चीज़ है, कि वो दुनिया में हर जगह आ रही है, वो कहीं भी आ सकता है, ये दिख रहा है हमको इस फिगर में। तो इस फिगर में कौन से एरिया दिखा है देखते हैं। नॉर्थ पैसिफिक ओशन टाइफून बोला जाता है जो, तो वो दिखाया गया है। साइक्लोन आता है, फिर नीचे साउथ पैसिफिक ओशन है, यूरिकन। और यूरिकन कहाँ कहा जाता है तो हमें बोला था कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बोला गया था, तो वहाँ पे भी आ रहा है। और इधर इंडिया के पास साउथ अफ्रीका के पास भी साइक्लोन दिखाई दे रहा है इंडियन ओशन के पास में। तो हर जगह दिख रहा है, तो हर दुनिया के हर जगह के लोग इस प्रॉब्लम कोस्टल एरियाज में जो है इस प्रॉब्लम को फेस करते ही करते हैं। The diameter of a tornado can be as small as a meter and as large as a kilometer। तो जो डायमीटर रहता है ना टोर्नेडो का, तो वो स्मॉल से स्मॉल मीटर में भी रहता है और बड़े से बड़ा किलोमीटर में भी आता है, और इवन वाइडर, वो किलोमीटर से भी कई कई बार तो बड़ा भी हो जाता है। द फनल ऑफ अ टोर्नेडो सक्स डस्ट debris and everything near it at the base due to low pressure and throws them out near the top। तो क्या रहता है ना कि जो फनेल रहता है, जो नीचे का पोर्शन जो रहता है साइक्लोन का, तो वो छोटा रहता है,
तो टोर्नेडो का तो वो क्या करता है ना कि वो खींचता है उसके नीचे वाला वो जो भी पोर्शन रहता है, तो वो डस्ट भी लेता है, बहुत सारी चीज़ें भी लेता है, उसके पास भी जो जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सब चीज़ें वो ले लेता है, चाहे घर है, गाड़ियाँ है, कुछ भी है, तो वो लेता है और वो घुमाते घुमाते ऊपर की तरफ जाता है, और वो कहाँ पे फेंकता है, फिर जो ऊपर का पोर्शन आता है, टॉप आता है, तो उसमें लेके लो प्रेशर हो जाता है ऊपर की तरफ, तो उसमें लेके फिर वो फेंक भी देता है, तो ऊपर से। Here are few accounts of a survivor of tornadoes from Discovery Channel's Young Discovery series. तो यहाँ पे कुछ डिस्कवरी चैनल से लिए गए हैं, यंग डिस्कवरी सीरीज से। तो ये बताया गया कि कहाँ कहाँ पे हुआ है, वो मतलब उनका एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आई सो द क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड। तो मैंने मतलब वो बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि क्या हुआ था उनके साथ में, तो वो बता रहे हैं कि मैंने देखा कि एक बादल सा मेरे पास में आ रहा है, तो मैंने मतलब ट्राई किया कि कोई मेरे पास में है शेल्टर, तो उसके अंदर में जाके बैठ जाऊँ, बट एज सुन एज रीच्ड फ्रॉम द डोर नॉब द हाउस टुक ऑफ इन टू द स्काई। आई वॉज नॉट हर्ट एट ऑल। तो जैसे ही मतलब मैं घर के अंदर जाने गया, तो एकदम से वो घर था वो पूरा का पूरा ही चले गया आसमान में, और मुझे कुछ नहीं हुआ, पर वहाँ पे यूँ मतलब वो जाने गया और तभी वो साइक्लोन वहाँ से क्रॉस हो गया, तो साथ में क्या ले गया, घर को लेके चले गया, पर उससे कुछ भी हर्ट नहीं हुआ। आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रिस फ्रॉम द wheat fields. We picked up splintered boards and trees branches as well as dead chickens with their feathers blown off and rabbits looked like they had been skinned. तो जैसे मतलब साइक्लोन ख़त्म हो जाता है ना, तो उस जगह पे क्या हो जाता है कि उन्होंने देखा कि जो गेहूं के जो खेत थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ कुछ चीज़ें गिरी हुई थी, फालतू का कचरा गिरा हुआ था, तो उसमें क्या क्या था, तो बोर्ड्स थे, बोर्ड्स थे उसके अंदर में, ट्रीज की जो पेड़ों के ब्रांचेस रहती वो थी, डेड एनिमल्स से लाइक मुर्गी थी उसमें, और एक रैबिट भी था, तो रैबिट ऐसे लग रहा था कि उसकी स्किन पूरी निकल चुकी है और जो मुर्गी भी थी तो उसके सारे पंख जो थे वो गिर गए थे, इस तरह से दिख रही थी वो। A tornado shelter is a room situated deep inside or underground having no windows. जब भी टोर्नेडो आता है तो आपको ऐसे रूम में रहना चाहिए कि वो बहुत ही अंदर रहे या फिर अंडरग्राउंड रहे, और उसको कोई भी खिड़की ना हो कि वो टोर्नेडो उस खिड़की से अंदर आ जाए, वैसी जगह ना हो। या फिर इस तरह का रहता है कि अगर आपको ऐसी जगह नहीं मिल रही है अंडरग्राउंड कहीं आप जाके नहीं रह सकते हो ऐसे, तो आपको सारी खिड़कियाँ बंद कर देनी है, और आपको टेबल के नीचे या जो आप स्टडी टेबल है उसके नीचे आपको जाके बैठना है। किस तरह से बैठना है कि आपके घुटने मोड़ देने हैं और अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर रख देना है, यहाँ पे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अ टोर्नेडो की फिगर दिखाएगी 8.15 में, तो उस तरह से पोज करके बैठ जाना है उस टेबल के अंदर, ताकि कोई भी डेब्रिज आपके पास में आ ना पाए करके। टोर्नेडोज इन अवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। टोर्नेडोज जो है वो हमारे देश में फ्रिक्वेंटली नहीं आते हैं। और टोर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। टोर्नेडो जो रहता है वो डार्क फनल शेप का रहता है, और वो आ, आकाश से लेके ज़मीन तक वो जाता है, जिससे कि यहाँ फिगर 8.16 में शो किया गया है। फिगर 8.16 में दिखाई दे रहा है कि ऊपर की तरफ उसमें स्पैन बढ़ा हुआ है और नीचे एक पतले से पाइप जैसा दिख रहा है, तो उस तरह का रहता है और वो गोल गोल घूमते रहता है, तो नीचे से जो है वो सारी चीज़ें सक कर लेता है, डेब्रिज सक कर लेता है, और ऊपर की तरफ फिर वो फेंकते रहता है, ऐसा है। मोस्ट ऑफ द टोर्नेडोज आर वीक। मोस्ट ऑफ द टोर्नेडोज जो रहते हैं वो बहुत ही वीक रहते हैं। वायलेंट टोर्नेडो कैन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। और जो डेंजरस टोर्नेडोज रहते हैं तो उनकी स्पीड जो रहती है वो 300 किलोमीटर पर आवर से रहती है। टोर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स। टोर्नाडोज जो रहते हैं वो साइक्लोन की वजह से बनते हैं, साइक्लोन जब आते हैं ना तब बनते हैं वो। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन्स पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। तो जो अपनी कोस्टल लाइन है ईस्ट की, तो वो जो है इंडिया की उस जगह पे चीज़ें होती है। The west coast of the India is less vulnerable to cyclonic storms, both in terms of intensity and frequency of the cyclone. तो कंपैरेटिवली जो इंडिया की पश्चिमी तरफ का जो कोस्टल एरिया है उस जगह से कंपेयर में इस जगह का ईस्ट डायरेक्शन का जो कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे ऐसे साइक्लोन डेंजर साइक्लोन हमेशा आते हैं, पश्चिमी दिशा में नहीं आते, और इसकी इंटेंसिटी भी पूर्वी दिशा में ही ज़्यादा तेज़ रहती है और फ्रिक्वेंटली आते हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्ट साइड में। टॉपिक नंबर 8.7 इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स देखने वाले हम यहाँ पे।
तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेनी है आपको? अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, साइक्लोन की फोरकास्ट सर्विस रहनी चाहिए कि तूफान आने वाला है, और वार्निंग सर्विस हमें मिलनी चाहिए। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स to the government agencies, the ports, fishermen, ships and to the general public। तो जो भी रैपिड सर्विस जो भी है कम्युनिकेशन की और वार्निंग्स की, वो हमें मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसीज में आनी चाहिए, पोर्ट्स में मिलनी चाहिए। जो फिशरमैन, जो मछलियाँ पकड़वाने रहते, मछुआरे जाते हैं ना, उनको मिलनी चाहिए। जिनके पास शिप से, बड़ी बड़ी शिप से लेके जो जाते हैं समुद्र में, तो उनको मिलनी चाहिए। और जनरल पब्लिक को भी इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि साइक्लोन आने वाला है। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फ्रॉम मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। और ऐसी जगहों पे हमेशा साइक्लोन से बचने के लिए शेल्टर्स बनाने चाहिए। जो भी हाईली इंटेंसिटी वाले जो एरियाज रहते हैं ना, तो उस जगह पे ऐसे बनाने चाहिए शेल्टर्स। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने उसका मतलब ध्यान रखना चाहिए कि फास्ट टू फास्ट सेफर प्लेसेस पे पीपल को मूव किया जाए, लोगों को मूव कर दे वहाँ पे। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, we should not ignore the warnings issued by the meteorological department through TV, रेडियो और न्यूज़पेपर्स। अब लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है उसके बाद में, कि हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना है वार्निंग्स को, जो भी मेट्रोलॉजिकल देते हैं, किसी भी थ्रू मिले हमें, चाहे वो टीवी से मिले, रेडियो से मिले या न्यूज़पेपर से मिले, तो हमें उन वार्निंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, और उस हिसाब से हमें प्रिकॉशंस लेनी है, एक्शंस लेनी है। We should make necessary arrangements to shift the essential household goods, domestic animals, and vehicles, etc. to safer places। तो आपने क्या करना है, क्या क्या अरेंजमेंट्स करनी है अगर ऐसा कुछ होने वाला होगा तो आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें है घर की, तो वो लेनी चाहिए। जो आपके डोमेस्टिक एनिमल्स है उनको ले ले, और आपके जो गाड़ियाँ वगैरह है उनको ले लीजिए, व्हीकल्स को, और सेफर प्लेस पे रख दीजिए। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड्स में हैव डैमेज द रोड्स। तो आपको अवॉइड करना है रोड्स पर ड्राइव करने के लिए, अगर उसके ऊपर पानी है ना, पानी अगर है, या फिर बाढ़ आ रही है, बाढ़ का पानी अगर है, तो बाढ़ का पानी क्या करता है ना, रोड को डैमेज कर देता है। तो वो कर भी सकता है, अगर तेज बाढ़ है तो वो कभी कभी अच्छा खासा रोड को भी डैमेज कर देता है। आप ड्राइव करने गए और एकदम से रोड टूट गया तो आपको वैसे पानी वाले रोड्स पे नहीं जाना है। कीप रेडी द फोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड्स एंड मेडिकल सेंटर्स। और जो भी इमरजेंसी सर्विसेज देती है उन सभी के फ़ोन नंबर्स आपको रखने हैं, लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल के जो भी सेंटर्स है, उन सभी के आपको नंबर्स आपके पास में रखने हैं। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया। उसके अलावा भी आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं अगर आप साइक्लोन हिट वाले एरिया में रहते हैं? डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी। हमेशा पानी जो है, ड्रिंकिंग वाटर, वो संभाल के करना, स्टोर करके रखना चाहिए आपको इमरजेंसी के लिए। उसको फेंकना नहीं है, आपको ख़राब नहीं करना है पीने वाले पानी को। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइंस। तो जो भी गिल्ले स्विचेस है या फिर पावर गिरी हुई है, तो उनको हाथ नहीं लगाना है आपको। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। और सिर्फ मस्ती के लिए बाहर नहीं निकलना है आपको। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। और रेस्क्यू फोर्स के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं करना है, उनको अनयूजुअल से डिमांड्स नहीं करनी है। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। और ऐसी जगह पे अगर इस टाइम पे कोई भी फंसता है आपके नेबर से या फ्रेंड से, तो उनको प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए और उनकी हेल्प भी कीजिए। Next point is point number 8.8, advanced technology has helped। एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करेगी हमें, तो वो देखते हैं। दिस डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड। अभी जो एडवांस हुआ है टेक्नोलॉजी में, साइंस में, तो उस वजह से हम काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं। इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ द लास्ट सेंचुरी कोस्टल रेसिडेंट्स में हैव हैड लेस दैन अ डे टू प्रिपेयर और इवैक्यूएट देयर होम्स फ्रॉम एन अनकमिंग साइक्लोन। तो अभी क्या रहता है ना, कि लास्ट सेंचुरी से हम देख रहे हैं कि जो कोस्टल एरिया की जो रेसिडेंसी है, तो उस तरह की बनाई जाती है, और उन्हें मतलब साइक्लोन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अगर साइक्लोन आ भी जाता है तो उनको कुछ नुकसान ना हो, इस हिसाब से घर बनाए जाते हैं वहाँ के। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड रडार्स। आजकल की जो दुनिया है वो बहुत ही अलग है।
और इसके लिए हमें थैंक यू किसे कहना चाहिए, सैटेलाइट्स को, रडार्स को कहना चाहिए। अ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इशूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड अ साइक्लोन वार्निंग इज इशूड 24 आवर्स इन एडवांस। तो साइक्लोन अलर्ट या साइक्लोन वॉच जो रहता है ना, वो 40 आवर्स में पता चल जाता है हमें कि आने वाला है उस जगह पे स्टॉर्म आ सकता है करके। और साइक्लोन जो वार्निंग रहती है वो 24 घंटे के पहले हमें देनी है, इशू हो जाता है। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट। और जो मैसेज रहता है वो हर घंटे या फिर हर आधे घंटे में वहाँ पे अनाउंस होती रहती है। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर। तो बहुत सारी नेशनल चीज़ें या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी मॉनिटर करती रहती है कि साइक्लोन की जो रिलेटेड जो डिजास्टर होते हैं ना, तो उनको वो देखती रहती है, कोऑपरेट करती रहती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये लेसन विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस कर दिए अच्छे से, और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, और मैं इस बारे में आपको फिर डिटेल में डिस्कस करूँगी, और उसके क्वेश्चन आंसर के लिए भी कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सेंडिंग लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।